हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। आज से हम नई पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट पॉलिटी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, कंप्लीट पॉलिटी। आज से थोड़े दिन के अंदर हम 2 4 5 जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें मैं ये ध्यान रखूँगा कि हम कंप्लीट पॉलिटी सीरीज़ पॉलिटी पूरा पेपर ख़त्म करें, जिससे अपने को प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बट हमारा मेन फोकस अभी फ़िलहाल के लिए प्रीलिम्स में होगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट एंड बेसिकली हम पॉलिटी में क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले तो हम पूरा ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, मतलब ये एग्जैक्टली ब्रिटिशर्स ने जो रेगुलेटिंग एक्ट्स होते हैं या है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और बहुत सारे जो एक्ट्स हैं ये हम सारे देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, हम इतने सारे टॉपिक्स देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम माइंड मैप्स में देखेंगे, मतलब बेसिकली हम चार्ट्स में देखेंगे। चार्ट्स में देखेंगे तो सीधा पॉइंटर्स होंगे एंड इट विल बी वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ अस टू रिवाइज एज वेल। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल्स एक्ट, जो भी होगा हम सारा देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इन अ वेरी प्रिसाइज एंड अ सेंसिबल मैनर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, let's start with the regulating act of 1773. if you have not seen my previous video, ये सब खत्म होने के बाद एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेगा जिसमें मैंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को कवर किया है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग मतलब ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। सिंपल, ब्रिटिश मतलब कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन, वॉट एवर यू कैन से। ठीक है, डिसाइडेड टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, डिमार्केटेड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। डिमार्केट किया मतलब हाँ ये तुम्हारे ये पॉलिटिकल फंक्शंस है, ये तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। लेड फाउंडेशंस फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का फाउंडेशन डाला था किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। इसके फीचर्स क्या है? गवर्नर जनरल वॉज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बराबर। ठीक है, कौन थे पहले गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे मद्रास बिकेम सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वॉज फॉर्म टू असिस्ट गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल प्लस 4 लोग थे जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करेंगे। ऑफिसर्स वे प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड एज ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कंपनी गरीब हो रही थी। इसके लिए इनको प्राइवेट ट्रेड से रोका गया। किसको? ऑफिसर्स को। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल हमने बात की, वॉरेन हेस्टिंग्स। सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखना से, सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1773। कौन थे? एक चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। ठीक है, ये हो गया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 देखते हैं। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हो गया? ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या बोलता है? बेसिकली डिमार्केटेड द पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस कैसे किया उन्होंने? कोर्ट कमर्शियल फंक्शंस, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। सीसी याद रखना, मैंने पुराने वाले लेक्चर्स में भी बोला आपको, सीसी कमर्शियल फंक्शंस, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पॉलिटिकली जो भी होगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखा जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ से होता था? गवर्नमेंट का होता था वो। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैन सुपरवाइज द ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट कम्प्लीटली ओवर कंपनीज अफेयर, कंप्लीट कंट्रोल। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंप्लीट कंट्रोल कंपनी के अफेयर्स के ऊपर मिल गया। ठीक है, अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इतना ध्यान रखना सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन 1833 में हुआ था। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी पावर सेंटर के हाथ में, दैट इज सेंट्रलाइज, मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन अगर आप देखोगे तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हुआ था। तो इसके फीचर्स देखते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1773 में गवर्नर वॉज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर ऑफ बंगाल। ऊपर हमने देखा ना ब्रिटिश, कहाँ पे? गवर्नर बंगाल वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया था।
इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया सीधा उनको। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर्स, मतलब वो अभी लॉ नहीं बना सकते। किसमें? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। ध्यान रखना ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है इसमें मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन हुआ था। गवर्नर जनरल गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स दोनों के इसमें गवर्नर जनरल को कंप्लीट कंट्रोल मिला। लॉ मेंबर वॉज एडेड एज अ फोर्थ मेंबर टू द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। लॉ मेंबर का नाम क्या था? आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए लॉ मेंबर का नाम क्या, फर्स्ट लॉ मेंबर का नाम क्या था, ठीक है। एडेड एज अ फोर्थ मेंबर टू द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट में ना वो 3 कर दिया था। जो गवर्नर जनरल्स काउंसिल है ना, पहले 4 थे यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 थे, फिर 3 कर दिया था, फिर अभी लॉ मेंबर वापस ऐड किया था एज अ फोर्थ मेंबर टू द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। लॉ कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1833। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। लॉज मेड फ्रॉम दीज एक्ट्स वर नेम्ड एज एक्ट्स। जो भी अभी लॉज बनेंगे उसको एक्ट बोला जाएगा। पहले क्या बोलते थे? रेगुलेशंस बोलते थे, अभी क्या बोलेंगे? एक्ट, ठीक है। ध्यान रखना 1833 में बहुत सारी चीज़ें हुई थी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ टू एंड इट्स कमर्शियल एक्टिविटीज। ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड करनी पड़ी एंड इट बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी एंड इट बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल क्या थे ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ठीक है, ये देखो, ये वॉरेन हेस्टिंग्स है पहले गवर्नर जनरल, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। दैट ट्राइड बट फेल्ड टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। जिसकी आप तैयारी कर रहे हो अभी, उस चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट 1833 में उन्होंने ट्राई किया था कि इंट्रोड्यूस करें एक ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, वो नहीं हुआ, ठीक है। दैट ट्राइड बट फेल्ड, ठीक है, मतलब 1833 में ट्राई किया था बट फेल हो गए। अब नेक्स्ट पे आते चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ओके गाइज, एक्ट को रेगुलेशंस को एक्ट नाम कब से देने लग गया? 1833 में। मतलब पहले रेगुलेशंस बोलते थे, 1833 से लॉ कमीशन के बाद से एक्ट बनने लग गए, ठीक है। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देखते हैं। अ सेपरेट गवर्नर वॉज अपॉइंटेड फॉर बंगाल। एक सेपरेट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो है ही, बट एक सेपरेट गवर्नर वॉज अपॉइंटेड फॉर बंगाल। Extended the company's rules to possess Indian territories. No specification of tenure. Company's rule to possess extended the company's rule to possess Indian territories. Separated the legislative and executive functions of the Governor General's Council. लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। मतलब लेजिस्लेचर ही एग्जीक्यूट नहीं करेगा और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेट नहीं करेगा। Open competition was introduced to recruit for civil services. Macaulay committee was appointed in 1854. Lord Macaulay, ठीक है, Macaulay. Open competition was introduced to recruit सिविल सर्विसेज। कौन सी ईयर में? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ध्यान रखना 1833 में ट्राई किया था उन्होंने बट फेल हुए थे, और 1853 में इंट्रोड्यूस कर दिया था। किसके अध्यक्षता में? मकौले कमेटी, 1854। नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर रिड्यूस फ्रॉम 24 टू 18। 24 कर दिए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, वो रिड्यूस कर दिए थे 18 में। लेजिस्लेशन बिकेम अ सेपरेट एंटिटी। लेजिस्लेशन मतलब लॉ बनाना, एक सेपरेट एंटिटी बन गया था। कैसे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज फॉर्म, ठीक है। एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या थे? 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे एंड लोकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे और लोकल पहली बार रिप्रेजेंट किए गए, ठीक है।
चार मेंबर्स फ्रॉम द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, 4 मेंबर मतलब 4 जगहों से, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा, और 2 मेंबर अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश। इट फंक्शनड एज मिनी पार्लियामेंट इन मेकिंग लॉज। ठीक है, मतलब ये बेसिकली एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई गई कब, 1853 में। वो बोला कि लेजिस्लेशन करना है, मतलब लॉ बनाना है, तो एक अलग लॉ बनाने के लिए बॉडी होनी चाहिए। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज फॉर्म्ड। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज फॉर्म्ड। व्हेन वाज दिस फॉर्म? इट वाज फाउंड इन द ईयर, बताओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे उसमें। 4 मेंबर थे अपने बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा के, और 2 मेंबर ब्रिटिश के थे। और इट फंक्शनड एज अ मिनी पार्लियामेंट इन मेकिंग लॉज। ठीक है, अब नेक्स्ट आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आपको तो पता है म्यूटिनी हुई थी 1857 में। तो अभी गवर्नमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। भाई लोग बहुत ध्यान से इसको देखना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड। क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वेर अबॉलिश्ड। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी बोला कि तुम पहली फुर्सत में निकलो। Governor General of India was designated as a Viceroy of India. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय की पदवी दी गई। ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वॉज फॉर्म्ड। एंड सेक्रेटरी कौन था? ही वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। सेक्रेटरी कौन था? मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। क्या ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वॉज फॉर्म्ड। A 15-member council was formed as an advisory body with Secretary of State as a chairman. 15 मेंबर काउंसिल बनाया गया था, एडवाइजरी बॉडी विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज चेयर। उसका सेक्रेटरी कौन था? चेयरमैन था। चेयरमैन कौन था? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। हम आई एम सॉरी। ठीक है, अब थोड़े बहुत फैक्ट्स देखते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, विच एक्ट इज कॉल्ड एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिंग। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। राइट, हमने ऊपर ही पढ़ा अभी। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल। यहाँ पे देखो किधर है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। एंड फॉर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, मतलब लॉर्ड कैनिंग वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। मतलब लॉर्ड कैनिंग डायरेक्ट वहाँ के पार्लियामेंट को या ब्रिटिश क्राउन को उत्तरदायी थे। ठीक है, वो डायरेक्ट बात करते थे उनके साथ। अभी ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अभी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, मतलब 3 साल के बाद उन्होंने इंडियन काउंसिल्स एक्ट निकाला। ठीक है, तो उसमें क्या फीचर्स थे? लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास पर रिस्टोर्ड। हमने ऊपर देखा था कि बॉम्बे मद्रास का ख़त्म कर दिया था। किधर गया था? बॉम्बे एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हमने देखा था बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज लॉस्ट द लेजिस्लेटिव पावर्स। अब 1861 में हम देख रहे बॉम्बे एंड मद्रास वे रिस्टोर्ड, लेजिस्लेटिव पावर्स रिस्टोर कर दी थी। रिस्टोर कर दी मतलब उनको वापस दे दी गई थी। वाइसरॉय कैन अपॉइंट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल। वाइसरॉय कैन अपॉइंट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल। उसकी काउंसिल जो 24 से लेकर 18 कर दी थी यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में, उसमें नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर अबॉलिश्ड इन 1858। ध्यान रखना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 से लेकर 18 कर दी थी 1853 में, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स वर अबॉलिश्ड। तो अभी उसका जो वाइसरॉय का ये था काउंसिल था, उसमें ही कुड अपॉइंट
Indians as non-official members, non-official, not official members. Okay, features देखते हैं. New legislative councils were established at Bengal, नॉर्थवेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड पंजाब. डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, या ये डेट भी आपको पूछ सकते हैं कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वेर एस्टैब्लिश एट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड पंजाब. ये कौन से ईयर में, मतलब बोलेंगे आप क्रोनोलॉजिकली इन्हें अरेंज करो. तो बंगाल पहले हुआ था, फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में हुआ था, फिर पंजाब में हुआ था. ठीक है, ध्यान रखें. Indian Councils Act of 1861. Viceroy was empowered to make rules and orders. वाइसरॉय को एम्पावर कर दिया था कि तुम रूल्स एंड ऑर्डर्स बना सकते हो. वाइसरॉय कैन इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज. ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है, किसी को कंसल्ट किए बिना डिस्क्रिशन के, उसके और उसके गवर्निंग जो काउंसिल है उसके डिस्क्रिशन पे, या अगर वो चाहे तो खुद की डिस्क्रिशन पे. डिस्क्रिशन मतलब खुद चाहे तो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है कि आज से ये लॉ है. ठीक है, समझे, आज से ये लॉ है ड्यूरिंग इमरजेंसी. सो नो नीड फॉर सपोर्ट फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की सपोर्ट नहीं चाहिए. वैलिड फॉर 6 months फ्रॉम प्रोमलगेशन. ठीक है, जब से उसने ऑर्डिनेंस पास किया तब से 6 महीने तक वैलिड होगा वो. ठीक है, अभी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थोड़े बहुत फैक्ट्स देखते हैं. Lord Canning nominated 3 Indians to his legislative council. 3 इंडियंस को पहली बार उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जगह दी गई. वो कौन थे? महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव. ठीक है, 1861 में लॉर्ड कैनिंग थे. उन्होंने 3 इंडियंस को अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी, जो है महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव. पोर्टफोलियो सिस्टम गॉट इम्पोर्टेंस आफ्टर दिस एक्ट. ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. अभी इंडियन काउंसिल 1861 में है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, ये हम लोग सिर्फ प्रीलिम फोकस्ड कर रहे हैं. आपको कुछ डीप में जाने की ज़रूरत नहीं. हम ऑलरेडी हिस्ट्री में इसको डीपली कवर करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो. आने वाली जो मेरी सीरीज़ होगी वो हिस्ट्री भी कवर करेगी, तो हम हिस्ट्री में उसको कम्प्लीटली कवर करेंगे. तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 क्या बोलता है, इसके फीचर्स क्या है? इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द नॉन ऑफिशियल काउंसिल्स. नॉन ऑफिशियल में इन्होंने कितने ये किए थे? कैन अपॉइंट. ठीक है, कैन अपॉइंट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द काउंसिल. एंड 3 इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये किया था, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव. अभी इसमें क्या बोला 1892 में? इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल काउंसिल. लेजिस्लेटिव मेंबर्स कैन डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चंस. लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो थे they were not allowed to discuss budget previously, but now in Indian Councils Act of 1892 उनको अलाउ किया गया बजट डिस्कस करने के लिए एंड क्वेश्चंस भी पूछने के लिए कि ये ऐसे क्यों है, इधर ऐसे पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं. नॉमिनेशन सिस्टम फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. अभी नॉमिनेशन सिस्टम कैसा था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का? वाइसरॉय कैन अपॉइंट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. वाइसरॉय अपॉइंट कर सकता है नॉन ऑफिशियल members for central legislative assembly and governor can appoint non-official members for provincial legislative council. ठीक है, सेंट्रल के लिए कौन? वाइसरॉय करेगा. और प्रोविंशियल के लिए कौन? प्रोविंशियल मतलब प्रोविंसेस जो थे, इंडिया पहले प्रोविंसेस थे, छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, जो 565 प्रोविंसेस थे, मतलब बहुत सारे थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको एक साथ लाया था. वो जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे उनके गवर्नर्स थे. तो बेसिकली ये प्रोविंशियल मतलब ये इसकी बात करें, गवर्नर मतलब इनकी बात करें. बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ये जो प्रोविंसेस थे उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं. और वैसे तो काफ़ी प्रोविंसेस थे, बट ये इनके गवर्नर थे बेसिकली. ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909. फीचर्स क्या है इसके? अभी 1892 में पढ़ा हमने, क्या था? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स काउंसिल बढ़ा दिया गया. लेजिस्लेटिव मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन
एंड नॉमिनेशन सिस्टम फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जैसे वॉइस रॉय करेगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड गवर्नर करेगा प्रोविंशियल में। अभी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसके फीचर्स क्या थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एक्सपैंडेड फ्रॉम 16 to 60। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको मॉर्ले मिंटो बोलते हैं, और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसको मॉन्टागो क्लेम्सफोर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर स्पेशल ध्यान देना। तो इसके फीचर्स क्या थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एक्सपैंडेड फ्रॉम 16 to 60 मेंबर्स। 16 मेंबर से 60 मेंबर बढ़ा दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। एंड उसमें क्या था? वाइस रॉय कैन अपॉइंट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स फॉर सेंट्रल, हमने 1892 के काउंसिल एक्ट में देखा था। मेंबर्स काउंट इन प्रोविंशियल असेंबली वाज नॉट कांस्टेंट। मेंबर्स काउंट इन प्रोविंशियल असेंबली, मतलब मेंबर 16 से 60 तो ये सेंट्रल में थे। Members in the provincial assembly was not constant. Members in council were empowered to ask supplementary questions and move resolutions on budget. Members in the council were empowered to ask supplementary questions. Supplementary questions मतलब आंसर, एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दिया, वापस उसका क्वेश्चन पूछा, उस पर क्वेश्चन पूछा, दैट इज अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। एंड मूव रेजोल्यूशंस ऑन बजट, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर अलाउड टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते, नॉन ऑफिशियल लोग की भी मेजॉरिटी हो सकती है उसमें। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स तो आपको पता है अभी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स क्या होते हैं। कौन अपॉइंट करता है नॉन ऑफिशियल मेंबर को? गवर्नर। वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड वाइस रॉय इसके लिए लेजिस्लेटिव के लिए, एंड प्रोविंशियल के लिए गवर्नर, ठीक है। इंडियंस वेर एडमिटेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। तो इंडियंस वेर एडमिटेड मतलब इंडियंस को लिया गया है इसमें, किसमें? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। आप अगर देखोगे तो इफ़ यू कैन सी, तो 1905 के आसपास बंगाल का विभाजन हुआ था, स्टार्ट हुआ था बेसिकली 1905। स्वदेशी मूवमेंट आया था वो सब टाइम पे, बहुत कुछ हुआ था। एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स का 1907 सूरत स्प्लिट हुआ था वो टाइम पे। तो आप सबको ये ध्यान रखना है, मतलब सिचुएशन कैसी चल रही है। आप हिस्ट्री को एकदम ऐसे रट्टा वट्टा मत मारिए, या ऐसे जो भी हम बात करेंगे हिस्ट्री या प्री कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम की, तो उसका रट्टा मत मारिए। सिर्फ अपने आँख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए, ओके ठीक है ये टाइम पे ये चल रहा था, ओके 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, ओके फिर 1910 के अंदर ये 5 सालों में क्या क्या चल रहा था। बंगाल का विभाजन चल रहा था, सूरत स्प्लिट चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही, और उस हिसाब से जो लॉज बनते थे, मतलब जैसा देश वैसा भेष, वैसे टाइम पे मतलब जो ब्रिटिश चाहती थी कि इंडिया टूट जाए, टूट जाए मतलब बेसिकली डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी ब्रिटिश। एंड ये वन ऑफ द मेजर, आप देखोगे ये बंगाल विभाजन वाज वन ऑफ द मेजर थिंग इन सेपरेटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम, सो दैट उसकी दरार बढ़ जाए, ठीक है। आप स्टोरी की तरह लीजिएगा इसको, कुछ ऐसे पढ़ाई वढ़ाई की तरह नहीं लीजिएगा। मस्त में बैठिए, चिल करिए, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वही ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1909 में क्या? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल मतलब एक जाति के आधार पर रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस। अब उसमें क्या हुआ था? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम किया था, किन के लिए? मुस्लिम्स के लिए। तो मुस्लिम्स कैन वोट ओनली मुस्लिम। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है? सपोज एक एरिया जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो वहाँ पे कोई हिंदू आदमी नहीं खड़ा रहेगा और ना कोई हिंदू आदमी वोट करेगा, ऐसे ब्रिटिश बोलते। ब्रिटिश का ये सिस्टम था, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। तो उसमें क्या था? ओनली मुस्लिम्स कैन वोट फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। मुस्लिम ही वोट करेंगे और मुस्लिम कैंडिडेट भी होगा। Also provided for local bodies and zamindars. Separate electorate system also provided for local bodies and zamindars. अब ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड मिंटो। इसके लिए लॉर्ड मिंटो को गया फादर ऑफ कम्युनल
अवार्ड दिया गया, कम्युनल इलेक्ट्रेट, हाँ ये देखो, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम्स को दिया गया था एक सेपरेट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रेट सिस्टम, ठीक है। अभी इसके फैक्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, हमें पता है। लॉर्ड मॉर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, एंड लॉर्ड मिंटो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इससे हम पता चला कि 1909 में हमारे सेक्रेटरी कौन थे? सेक्रेटरी मतलब ब्रिटिश कैबिनेट का जो ये होता है वो उसको सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो वो कौन थे? हमारे मॉर्ले थे, और मिंटो, लॉर्ड मिंटो था हमारे वाइसरॉय। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। Satyendra Prasad Sinha was the first Indian to join Viceroy's Executive Council, appointed as law member. Satyendra Prasad Sinha, ध्यान रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 first to join Viceroy Executive Council as law member, ठीक है। ये हो गया हमारा 1909। अभी 1919 की बात करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको मोंटागो क्लेम्सफोर्ड भी बोलते हैं। मोंटागो इज अ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड क्लेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? ब्रिटिश डिक्लेयर्ड द एक्ट एज इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। इसमें 1919 में ये देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, एंड 1858 में उसने बोला था, क्या बोला था 1858 में ना? एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखो 1858 में एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, एंड 1919 में इन्होंने बोला इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी इसके फीचर्स देखते ज़रा। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू टू, provincial subjects were divided into two, reserved subjects and transferred subjects. Very simple. प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स मतलब बेसिकली कैटेगराइजेशन था, उसको दो चीज़ों में बांटा गया, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट कौन लेगा? गवर्नर विथ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो भी रिजर्व सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर क्वेश्चन या उसके ऊपर कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ पूछ नहीं सकती, वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। कौन नहीं देगा? गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन से? एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। ये भी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करेगा, एड ऑफ मिनिस्टर्स, रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। Central and provincial legislatures were authorized to make laws on the respective subjects. Central अपने हिसाब से लॉज बनाएगा, एंड प्रोविंसेस जो थे were authorized to make laws on the respective subjects. This system is popularly known as diarchy. Diarchy मतलब dual form of government, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों अपने अपने लिस्ट के हिसाब से लॉज बनाते हैं। आई थिंक ये 2018 या 19 के 19 ने 2017 या 18 के पेपर में पूछा गया था प्रीलिम्स में, द सिस्टम ऑफ डायरकी। तो इसमें इसका आंसर स्ट्रेट कितना इजी था देखो, इट इज सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ऑथराइज टू मेक लॉज ऑन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। मतलब सेंटर अपने सब्जेक्ट्स के लॉ बनाएगी और स्टेट अपने सब्जेक्ट्स पे, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे डिवाइडेड इनटू टू, reserved subjects and transfer subjects. This system is popularly known as diarchy. अभी बजट, प्रोविंशियल बजट्स वे सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट्स, मतलब प्रोविंसेस अपने बजट निकाल सकती है, उसको सेंट्रल बजट से अमालगमेट, मतलब उनके साथ बजट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वे एम्पावर्ड टू एनैक्ट देयर बजट्स, मतलब उनको दिया पावर, डेलीगेट किया गया था कहाँ से? सेंट्रल से, कि तुम अपने बजट बना सकते हो। प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविज़न था, प्रोविज़न बनाया गया। और हमने ऊपर देखा था पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना था? 1850, बताओ, ये देखो 1853 में। ओपन कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस टू रिक्रूट सिविल सर्विसेज।
कौन किसने? लॉर्ड मैकाले इन 1854, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ था? प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ध्यान रखना, ठीक है। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन लंदन। ओके गाइस, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड एन एम्बेसडर। आप लोगों को नहीं पता है तो कोई टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका भी टॉपिक हम लेंगे, हाई कमिश्नर और इसके ये जो एम्बेसडर है उसका भी टॉपिक लेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। तब तक अगर आप खुद से फाइंड कर सकते हो, आप करके मुझे बताना वो बात, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 2 है एंड आई एम लाइक रियली ट्राइंग हार्ड कि आप लोग सब तक मैं पहुंचूं, और यू नो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग इफ़ यू स्प्रेड नॉलेज। आप इतना ध्यान रखना, आप जितना बांटोगे ना नॉलेज, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव ट्राइड दिस माई सेल्फ। सो बी अ गुड ह्यूमन, डू गुड थिंग्स फॉर अदर्स एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो, ठीक है। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया वो सेटअप इन लंडन, ट्रांसफर्ड सम सब्जेक्ट्स सम फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू द कमिश्नर, ठीक है, ओके। लेजिस्लेचर क्या बोलता है अभी? लेजिस्लेटर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर रिप्लेस्ड बाय बाईकैमरल लेजिस्लेटर। बाईकैमरल लेजिस्लेटर मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस। बाईकैमरल मतलब क्या होता है? लोकसभा एंड राज्यसभा, बाईकैमरल, ठीक है। तो अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट था, तो अब ध्यान रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था ये। इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ही थी पहले, उसको रिप्लेस करके बाईकैमरल लेजिस्लेचर किया गया। मतलब अपर हाउस विच वाज द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउसेज और द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटर। 1919 में डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शंस कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? तो इंट्रोड्यूस्ड फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव इन 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आप टेंशन मत लीजिए, ये सारे एक्ट में एकदम 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 अच्छे से करूँगा, बट अभी फ़िलहाल हम पॉलिटी कर रहे थे, एक पॉलिटी पर्सपेक्टिव से ये एक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। फ्रेंचाइजी वॉज लिमिटेड टू affluent people on the basis of property tax and education। फ्रेंचाइजी मतलब अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब कौन वोट दे सकता है, ये किस पे बेस्ड था? बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। आपके पास पैसे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी, आपके पास आप कितना टैक्स भरते हो गवर्नमेंट को, आप कितने एजुकेटेड हो, उस हिसाब से आपको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। किस में था ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर सिख्स, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट किया था पहले मुस्लिम्स के लिए, अभी इसमें किया सिख्स, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस के लिए भी, ओके, ध्यान रखना। अभी नेक्स्ट आते साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई थी जब वो साइमन गो बैक का नारा दे रहे थे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ने देखा लाला जी को और उनके सर पे लाठी मार के। आप जब भी फ्री होंगे या ऐसा कोई टाइम होगा ना कि आप चिल करना चाहते हो, आप बैठ के थोड़ा सा आराम करना चाहते हो, या ऐसे कभी ऐसे मन होता है कि पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तब आई वुड रेकमेंड यू टू वॉच द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, विच इज़ ऑफ अजय देवगन जी की जो मूवी है लेजेंड ऑफ भगत सिंह। आई वॉन्ट यू टू वॉच दैट, इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड मतलब लोगों को भले बहुत मतलब ब्रिलियंट मूवी, बट देन when we are studying, when we are preparing for civil services, we see from the point of view of our questions and answers, so we get a lot of questions there and the answers as well, ठीक है। तो कभी भी आप फ्री हो तो आप वो मूवी देख सकते हो। अब साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन अब बेसिकली ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसको उसकी जांच पड़ताल या उसका जो भी सब करने के लिए 10 साल में एक कमेटी बैठने वाली थी जो उसको रिव्यू करेगी, ठीक है।
बट वो 2 साल पहले ही आ गई। उस कमीशन को बोलते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक स्टैट्यूटरी कमीशन थी। स्टैट्यूटरी कमीशन मतलब लॉ ऑफ द पार्लियामेंट ने बनाया था उसको, ठीक है। स्टैट्यूटरी वो बॉडीज होती है जिनको लॉ बनाता है, ठीक है। एक 7 मेंबर की कमीशन थी। द कॉन्स्टिट्यूट टू रिपोर्ट द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था इंडिया पे, उसके लिए ये उसकी पढ़ाई करने के लिए वो आई थी। चेयरमैन कौन था? सर जॉन साइमन। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट 1930, ठीक है। वो आए, उसके बहुत मना किए तो भी वो आए, अपना काम करके चले गए और उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए। रिकमेंडेशन क्या दिए? अबॉलिशन ऑफ डायरकी। डायरकी पे हमने बात की 1909 में डायरकी आई थी, नहीं 1919 में, सॉरी, डायरकी आई थी। उसमें क्या था? रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट एंड सेंट्रल एंड provincial legislatures were authorized to make their respective subject laws, ठीक है। अब abolition of डायरकी बोला कि तुम डायरकी निकाल दो। कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट 1909 में मुस्लिम्स को दिया था इलेक्टोरेट, एंड 1919 में किसको दिया? सिख्स, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस को, ठीक है। Establishment of Federation of British India and Provinces. Federation of British India and Provinces. Federation मतलब क्या? सब साथ में मिल जाए। Federation मतलब छोटे छोटे करके एक बने, जैसे United States of America is Federation. Federation मतलब जो states है वो अपने आप में they are very powerful and they unite together to make United States of America, ठीक है। तो that is Federation. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब कौन सी गवर्नमेंट? बताइए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब कौन सी गवर्नमेंट? बताइए बताइए। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कौन सी होती है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो होती है जो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल हो, जो अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। वो होती है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रीजंस फॉर बॉयकॉट ऑफ दिस कमीशन। रीज़न क्यों क्यों था बॉयकॉट, क्यों कर रहे थे इंडियन? सारे इंडियंस बॉयकॉट कर रहे थे, क्यों? क्योंकि ऑल द मेंबर्स इन द कमीशन वर ब्रिटिश, सारे उसमें गोरे थे। एंड कमीशन वाज अपॉइंटेड 2 years बिफोर द शेड्यूल। मतलब 1919 का ये करने के लिए 1929 को आना चाहिए उन्होंने, तो 2 साल पहले क्यों आए तुम, ठीक है। तो 1927 में आए थे वो बेसिकली, ठीक है। साइमन गो बैक। तो कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड क्या था एग्जैक्टली? ये एक स्कीम थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर माइनॉरिटीज़। जो इंडिया में जितने माइनॉरिटीज़ थे उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिला जाए, इसके लिए एक स्कीम थी। किसने अनाउंस की थी ये? रामसे मैकडोनल्ड। कौन थे वो? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो टाइम पे, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर एक्सटेंडेड टू द शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट जो थे ये 1930s की, आई थिंक ये 1930 या 31 की बात है, 30 या 31। गाइस प्लीज चेक। कम्युनल अवार्ड रामसे मैकडोनल्ड्स, आई थिंक इट वाज इन द ईयर 1930, आई थिंक सो। गाइस जस्ट चेक, ओके। कम्युनल अवार्ड क्या हुआ था? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनॉरिटीज़, रामसे मैकडोनल्ड ने निकाला था। और उन्होंने क्या किया था? शेड्यूल कास्ट के लिए इलेक्ट्रेट, सेपरेट इलेक्ट्रेट किया। इसके बाद क्या हुआ? गांधी जी तभी कहाँ थे? जेल में थे, और उन्होंने ये स्टार्ट किया, फास्ट स्टार्ट किया, ठीक है। हिंदूज टू हैव जॉइंट इलेक्टोरेट, रिजर्व्ड सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो पूना पैक्ट साइन हुआ था बेसिकली, जो अंबेडकर जी गांधी जी को मिले पुणे के जेल में, एंड पूना पैक्ट साइन हुआ। उसमें बोला गया तो हिंदूज को एक जॉइंट इलेक्टोरेट दिया जाएगा एंड सीट्स रिजर्व होंगी उसमें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा कम्युनल अवार्ड।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करो, शायद इसमें हम नहीं देखेंगे, बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मेरे को लगता है 1930, 31 और 32 में हुआ था, जिसमें से 30, 31 और 32, 1930, 31, 32 में हमारे कंट्री से कंसिस्टेंटली जो गए वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी गए, एंड कांग्रेस सिर्फ 31 में गई थी, फर्स्ट और थर्ड में कांग्रेस नहीं गई थी। गाइस प्लीज़ टेल मी इफ़ आई एम रॉन्ग एनीवेयर, ओके। एंड 31 में सिर्फ गई थी, और बाकी दो 30 और 32 फेल हुए थे बिकॉज कांग्रेस एज अ होल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ओके। अभी ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे आते हैं हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। मोस्ट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आप बोल सकते हैं कि उसका उसका उसके अंग इससे लिए गए हैं, काफ़ी अंग इससे लिए गए हैं, काफ़ी जगहों से अंग लिए गए हैं, बट एक अंग इससे भी लिए गए हैं। ठीक है, अभी लेजिस्लेचर के लिए क्या बोलता है, 6 बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन विथ रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, 6 बाई कैमरल जैसे हमने बात की, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, इंट्रोड्यूस्ड विथ रिस्ट्रिक्शंस। कहाँ पे 6 बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आसाम, बिहार एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी टू 10% ऑफ द पीपल, मतलब अगर 100 लोग हैं अपने पॉपुलेशन में पूरे, तो उसमें से 10%, मतलब 10 लोगों को वोट का राइट दिया गया। अडल्ट फ्रेंचाइजी, जो एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी होता है, मतलब बेसिकली वो वोट दे सकते हैं। एक्सटेंडेड द सेपरेट इलेक्ट्रेट टू शेड्यूल कास्ट, लेबरर्स एंड वुमेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या मिला, सेपरेट इलेक्ट्रेट मिला, शेड्यूल कास्ट, लेबरर्स एंड वुमेन। ठीक है, अब कॉम्पोजिशन कैसी थी वो एक्ट की, 10 शेड्यूल थे और 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल और 321 सेक्शंस। प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें एक प्रोविजन था जिसमें एस्टैब्लिश हुआ आरबीआई, तो आरबीआई एक्ट ऑफ 1935 ध्यान रखना। अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश किया गया। प्रोविजंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्रोविजंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन किया था, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो प्रोविजंस फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, प्रोविजन फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब सारे जो प्रोविंसेस और जो प्रिंसी स्टेट्स है सब मिलके एक बने। क्या बोले थे, फेडरेशन वाज नॉट फॉर्म, प्रोविंसेस प्लस प्रिंसी स्टेट्स नहीं मिले। डायरकी वाज अबॉलिश्ड एट प्रोविंसेस बट अलाउड एट द सेंटर। डायरकी, डायरकी मतलब मैंने आपको बताया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड और सेंट्रल और स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग, जो जो मैंने ये बताया था। डायरकी बेसिकली क्या था, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वाला, उसको डायरकी बोलते हैं। डायरकी वाज अबॉलिश्ड एट प्रोविंसेस बट अलाउड एट द सेंटर, सेंटर में अभी भी चल रहा था डायरकी। डिवाइडेड द पावर्स इनटू 3 लिस्ट, 3 लिस्ट में पावर डिवाइड किया गया, जो आज भी हम देखते हैं ये 3 लिस्ट में पावर्स डिवाइडेड है। पावर्स मतलब बेसिकली सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है। फेडरल लिस्ट में, फेडरल लिस्ट के अलग सब्जेक्ट्स है, प्रोविंशियल लिस्ट जो अभी स्टेट लिस्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब दोनों ध्यान दे सकते हैं उसमें। फेडरल लिस्ट में 59 थे, प्रोविंशियल में 54 और कॉन्करेंट में 36। कॉन्करेंट वो लिस्ट होती है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकता है। ठीक है, एंड बट अगर स्टेट ने इस पे लॉ बनाया, बट अगर उसने सेंट्रल पे लॉ बनाया, सेंट्रल ने लॉ बनाया, तो सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। इंट्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, गवर्नर शुड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, मतलब गवर्नमेंट शुड एक्ट, गवर्नर्स जो होते दे शुड एक्ट
अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स. जो आज हम देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान में द गवर्नर इज नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स. But yes, you can see that Government of India Act at that time that introduced responsible government in the provinces, which says that governor should act according to the advice of the ministers. And it came into effect in 1937 but discontinued in 1939. 37 में आया but 39 में बोला पहली फुर्सत में निकलो. ठीक है. अब आते हैं भारत को आज़ादी देने का टाइम आ गया अभी. अब आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एनी सिविल सर्विस कमीशंस. तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया का इसमें एक प्रोविजन था. ब्रिटिश ड्रॉप्ड इट्स टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया. पहले ब्रिटिश ने एम्परर ऑफ इंडिया टाइटल जो लिया था उन्होंने निकाल दिया. Abolished the office of Viceroy and office of Secretary of the State. Office of the Viceroy, office of the Secretary of the State, दोनों को abolish कर दिया, मतलब निकाल दिया गया, ख़त्म कर दिया गया. Governor General was given power to assent or veto the bill. Governor General थे जो, उनको पावर दिया गया assent और veto the bill. ठीक है. डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स फॉर सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विस की अपॉइंटमेंट रोक दी गई, डिसकंटिन्यू कर. एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंडिया बिकेम अ सॉवरेन स्टेट. एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंडिया बिकेम अ सॉवरेन स्टेट. प्रोविजन फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एट विल. प्रोविजन फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से गवर्नेंस चलेगा फिलहाल टेम्परेरी इंडिया में. ठीक है. ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट्स टू इधर ज्वाइन और रिमेन इंडिपेंडेंट. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वॉज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच वॉज इन द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 वॉज द एक्ट ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट. मतलब प्रिंसली स्टेट जो थे, जो राजे महाराजे थे, उनको बोला कि आज से तुम भी आज़ाद, अगर तुमको चाहिए तो तुम ज्वाइन करो या तुम इंडिपेंडेंट रहो. Empowered Constituent Assembly as a sovereign body to frame and adopt their own constitution. Indian Independence Act ने empower किया Constituent Assembly as a sovereign body. तो where did the Constituent Assembly get its power from? The Indian Independence Act of 1947 to frame the own constitution. ठीक है. ये था हमारा Indian Independence Act. ओके. तो अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करते हैं हम. हमारा भारत जो है अभी ये हो गया, आज़ाद हो गया. ठीक है. अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बैकग्राउंड देखते एक बार. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वाला है वो, मतलब जो पूरा असेंबली, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली था जो अभी इंडिया का प्रॉपर रेगुलेशन, मतलब जो भी इंडिया में सब कुछ जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखेगा. और वो किसने एम्पावर किया था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने एम्पावर किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए सोवरेन बॉडी टू फ्रेम एंड अडॉप्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. अब फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एम.एन. रॉय इन 1934. 1934 में पहले प्रपोज किया गया था एम.एन. रॉय ने. किसने के प्रपोज किया था? एम.एन. रॉय ने, कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ये प्रपोज किया गया था.
इंडियन नेशनल कांग्रेस demanded for constituent assembly in 1935. 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया गया था. द डिमांड वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल इन ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940. 1940 में जो आया था ऑगस्ट ऑफर, उसमें एक्सेप्ट किया था. क्रिप्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड ड्यू टू टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ मुस्लिम लीग. क्रिप्स मिशन जो आया था वो रिजेक्ट हुआ था ड्यू टू टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ मुस्लिम लीग्स. एंड कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज्ड अ स्कीम एक्सेप्टेबल बाय बोथ पार्टीज. बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट किया था दोनों ने. क्रिप्स मिशन भी फेल हुआ था क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया गया था. टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ मुस्लिम लीग थे उसमें, तो एक्सेप्ट नहीं किया गया था. ठीक है, अब फंक्शनिंग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? 9th of December 1946 को. 9th of December 1946, बट मुस्लिम लीग उसको बॉयकॉट कर दी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड विद टू बॉडीज. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी. बेसिकली ये दो तरीके से काम करती थी. दो बॉडी थी, एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी और एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी. लेजिस्लेटिव बॉडीज जो लॉ बनाती थी या जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी इंडिया के लिए, और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जो थी वो एक ऑर्डिनरी लॉज बनाती थी इंडिया के लिए. ठीक है, अब देखते हैं. लेजिस्लेटिव बॉडी जब भी बैठती थी तब जी.वी. मालवणकर उनको चेयर करते थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जब भी बैठती थी तब राजेंद्र प्रसाद उनको चेयर करते थे. वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी लेजिस्लेटिव बॉडीज बैठती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेजिस्लेटिव बॉडी जब बैठती थी तब उनको जी.वी. मालवणकर हेड करते थे, मतलब चेयरमैन थे, चेयर करते थे. उसका काम क्या था लेजिस्लेटिव बॉडी का, कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया बने. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब भी बैठती थी तभी भी राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे. ठीक है, ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शन टिल 26th of November 1949. मतलब 46 से लेके 49 3 साल तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी. 11 सेशंस ओवर 2 years 11 months and 18 days. ठीक है, 11 सेशंस ओवर 2 years 11 months and 18 days, मतलब ऑलमोस्ट 3 years के लिए. फाइनल सेशन टुक प्लेस ऑन 24th of Jan 1950. फाइनल सेशन कब था? 24th of Jan 1950. Continued as Provincial Parliament of India from 26 Jan 1950 to till 51-52. ठीक है, प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 Jan 1950 टिल 51-52. अब इसके इम्पोर्टेंट पर्सन्स कौन थे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट. टेम्परेरी प्रेसिडेंट मतलब जो मेन प्रेसिडेंट, जो परमानेंट प्रेसिडेंट है, उसके पहले जो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, जो जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कंडक्ट किया और जो भी पदभार जो जिसको सौंपा, उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो है सचिदानंद सिन्हा. सचिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट. एंड वैसे अगर बोला जाए फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फ्रॉम 11 December 1946. वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? H.C. मुखर्जी. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र B.N. राव. ठीक है, अब कॉम्पोजिशन देखते. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन क्या थी? द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली 389 थी. 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से थे एंड 93 प्रिंसली स्टेट से थे. ठीक है, 296 ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 प्रिंसली स्टेट से थे. 292 उसमें से प्रोविंसेस में थे और 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस में थे. मतलब 389 में से 296 ब्रिटिश इंडिया, 93 प्रिंसली स्टेट्स, 296 में से 292 प्रोविंसेस और 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस. 3 सीट्स पर अलॉटेड इन प्रपोर्शन और टू द पॉपुलेशन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सीट्स जो अलोकेटेड थे वो इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन थे. इलेक्शंस वेर कंडक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल means of single transferable vote. Representatives of princely states were nominated by respective heads of princely states. जो princely states से जो आए थे इधर वो
खुद आए या वो उन्होंने नॉमिनेट किया किसी को और वो भेजे, उनके राजा ने नॉमिनेट करके भेजा. सीट्स वर डिसाइडेड अमॉन्ग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज. सीट्स डिवाइडेड किसमें थी? 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में. जनरल, जिसमें सिख और मुस्लिम छोड़ के सब आते हैं, जनरल में सब आते हैं, मुस्लिम्स और सिख्स, ये 3 इसमें सीट्स वर डिसाइडेड. ठीक है, अब कमिटीज़ देखते हैं. तो इसके बारे में कॉम्पोजिशन हमने देख ली क्या था. स्ट्रेंथ 389 था, 296 ब्रिटिश से और 93 प्रिंसली स्टेट से. सीट्स वर अलॉटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन. Elections were conducted by proportional representation by single transferable vote, and representatives of princely states were nominated by the respective heads of the princely states. Seats were decided among 3 principal communities, 3 जनरल, मुस्लिम और सिख. ये था composition of constituent assembly. अब कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से थे? वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. ये पूछेंगे कि कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सी थी. 2 कमिटीज़ थी बेसिकली. एक थी मेजर कमिटीज़, एक थी माइनर कमिटीज़. मेजर कमिटीज़ में यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी. ठीक है, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी, ये तीनों को हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी. यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी, ये जो 3 कमिटीज़ थे उसको हेड करे थे जवाहरलाल नेहरू जी. ड्राफ्टिंग कमेटी, एज यू नो, इट वाज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे. स्टेयरिंग कमेटी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज़ एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ दोनों देख रहे थे सरदार पटेल जी. एंड फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपलानी जी देख रहे थे. एंड माइनॉरिटीज सब कमेटी HC मुखर्जी देख रहे थे. वापस एक बार देखते हैं मेजर कमेटीज़ कौन सी थी. यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी. स्टेट कमेटी में कंफ्यूज मत होना कि स्टेट कमेटीज़ मतलब सरदार पटेल जी होंगे, नहीं, इट वाज जवाहरलाल नेहरू. यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी. यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट कमेटी, ये तीनों जवाहरलाल नेहरू. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी. रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद. स्टेयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल. एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज सरदार पटेल. फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JP कृपलानी. माइनॉरिटी सब कमेटी HC मुखर्जी. ओके, ये थी सारी मेजर कमिटीज़. अभी माइनर कमिटीज़ की बात करें. कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, GV मालवणकर. GV मालवणकर वॉज चेयरमैन ऑफ द कौन सा लेजिस्लेटिव बॉडी ना, हमने ऊपर देखा था कि लेजिस्लेटिव बॉडी GV मालवणकर. ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूटेड विद 2 GV मालवणकर एज द हेड ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. द कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मालवणकर. ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी KM मुंशी. हाउस कमिटी पट्टाभी सीतारामैया. फ्लैग कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस पट्टाभाई सीतारामैया. ठीक है, ध्यान रखना. कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मालवणकर. ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी KM मुंशी. हाउस कमिटी पट्टाभाई सीतारामैया. फ्लैग कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस पट्टाभाई सीतारामैया. ठीक है, तो हम अब फाइनली आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे.
ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर हम आज करेंगे स्टार्ट या कल करेंगे बताओ। तो हम हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जितना भी था वो सब हो गया, हमने पूरा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री कवर कर दिया है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड गाइज डोंट वरी, I will make it very simple for you. All you have to do is subscribe to my channel, share my video to everybody so that everybody takes its benefits. And what else? And please like and comment if you want any changes in this. ठीक है। अब हम फटाक से ऊपर जाके एक फटाक से एक ओवरव्यू ले लेते, ठीक है। सबसे आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसमें ब्रिटिश ने बोला रेगुलेट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को डीमार्केट किया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का फाउंडेशन किया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डिजिग्नेटेड गवर्नर जनरल और 4 मेंबर उसको असिस्ट करेंगे। पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था। फिर 1784 में क्या हुआ, 1784 में बोला कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल देखेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज करेगा ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सेंट्रलाइजेशन हुआ था पूरा। चौथा मेंबर ऐड हुआ था, कौन था वो मेंबर? लॉर्ड मकौले ऐड हुआ था। एक मिनट, लॉर्ड ओके, फोर्थ लॉ मेंबर वाज एडेड। अभी आप मेरे को बताने वाले हो फोर्थ मेंबर कौन है, ठीक है। पहला गवर्नर 1833 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है। गवर्नर जनरल थे पहले 1773 में गवर्नर जनरल, फिर 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, और 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए ओपन सिविल सर्विस को ट्राई किया 1833 में, बट नहीं हुआ, फेल हुआ। 1853 में क्या हो गया था, सेपरेट गवर्नर अपॉइंट किया गया था बंगाल के लिए। एक्सटेंडेड द कंपनीज पजेस्ट इंडियन टेरिटरीज। नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 से 18। ओपन competition was introduced to recruit civil services and Macaulay committee was appointed in 1854, ठीक है। Legislation become a separate entity. Central Legislative Assembly was formed. इसमें से 6 legislative members थे बेसिकली। लोकल रिप्रेजेंटेशन था 4 प्रोविंसेस एंड 2 ब्रिटिश से, ठीक है। 1858 आया, रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। उसके बाद आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हो गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल अबॉलिश हो गया। गवर्नर जनरल बन गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। 1858 में वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गया था ना। ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी वाज फॉर्म। सेक्रेटरी कौन था? ब्रिटिश कैबिनेट का था। 15 मेंबर का काउंसिल था जो सेक्रेटरी के साथ एडवाइजरी बॉडी बना था। इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। लॉर्ड कैनिंग पहला था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 देखे तो वापस बॉम्बे और मद्रास को अपने पावर्स दे दिए गए थे। वाइसरॉय को ये पावर दे दिया गया था कि वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सिलेक्ट कर सके। और फिर न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वेर एस्टैब्लिश एट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड पंजाब, ठीक है। वाइसरॉय वाज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स। वाइसरॉय ऑर्डिनेंस भी दे सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकती, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ये सब हुआ था। लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल 1861 में। कौन से 3 थे? महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आया। इसमें इंक्रीज़ किया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। बजट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, जो वाइसरॉय है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में करेगा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, और गवर्नर प्रोविंसेस में करेगा, ठीक है। 1892 में हुआ था। उसके बाद में आया 1909 इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। और मॉर्ले कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड मिंटो वाज वाइसरॉय। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। Members were allowed to ask supplementary questions. Central Legislative Council was expanded from 16 to 60, ठीक है।
और क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, और इम्पॉर्टेंट मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर लोकल बॉडीज़ एंड ज़मींदार. सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लोकल बॉडीज़ और ज़मींदार को भी दिया गया था, इतना ध्यान रखना. लॉर्ड मिंटो ने किया था ये सब चीज़ें, तो उसको बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. कम्युनल का कम्यूना इलेक्टोरेट है ये तो. ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में बात किया है. मोन्टागो क्लेम्सफोर्ड, मोन्टागो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, क्लेम्सफोर्ड वाइसरॉय था इंडिया का. इसने क्या किया, डिक्लेयर्ड एक्ट एज इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. इसमें डायरकी किया था इसने, बेसिकली रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट. रिजर्व सब्जेक्ट्स वो गवर्नर करेगा, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करेगा विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है. पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में. ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन लंडन. ठीक है. सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रिप्लेस बाय बाई कैमरल लेजिस्लेचर. बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब आपको पता है अपर हाउस और लोअर हाउस. कब हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में. और सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है 6 एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस को. और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, डायरेक्ट इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ फॉर द लेजिस्लेचर. फ्रेंचाइजी वॉज लिमिटेड टू एफिलिएंट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन. ठीक है. साइमन कमीशन गोरा आया था. ठीक है. 1919 के जो कॉन्स्टिट्यूशन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए आया था. साइमन कमीशन 7 मेंबर थे. चेयरमैन थे सर जॉन साइमन. 1919 को आना चाहिए था, 1927 को ही आया. उसके वजह से हमारे लाला जी की डेथ हुई. recommendation दिया, abolition of diarchy, continuation of communal electorate, establishment of federation of British India and provinces, responsible government in provinces. ठीक है, responsible government in provinces. Reasons for boycott of the commission क्या था, all members were British and commission was appointed 2 years before scheduled time. communal award फिर next देखते हैं. इसमें क्या था, रामसे मैकडॉनल्ड ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए अवार्ड निकाला था. सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट को दिया था. फिर गांधी जी अनशन पे चले गए थे और उन्होंने बोला कि नए नए हिंदू में बंटवारा नहीं होगा. फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी गए उनके पास, पूना पैक्ट साइन हुआ, उसमें से हिंदू को जॉइंट इलेक्टोरेट दिया गया एंड रिजर्व किया गया सीट्स को शेड्यूल कास्ट के लिए. उसके बाद आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 6 बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स वर इंट्रोड्यूस्ड. कहाँ पे 6 बाई कैमरल, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, आसाम, बिहार एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस. ठीक है. सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड किया गया शेड्यूल कास्ट, लेबरर्स एंड वुमेन को. कॉम्पोजिशन ऑफ एक्ट 10 शेड्यूल, 321 सेक्शंस थे. आरबीआई एस्टैब्लिश हुई थी. अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया. Provisions for establishment of Federal Public Service Commission, Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission. ठीक है. Provisions for All India Federation, provinces plus princely states. Federation was not formed as princely states did not join. ठीक है. Divided the power into 3 lists, Federal list, Provincial list and Concurrent list. 59, 54 and 36 items थे उसमें. Introduction of responsible government in the provinces. Governor should act according to the advice of the ministers. Came to effect in 1937 but discontinued in 1939. इसके बाद आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. इसमें हमने देखा था पार्टीशन हो गया इंडिया का. एम्परर का जो टाइटल था, एम्परर ऑफ इंडिया का जो टाइटल था, उसको ड्रॉप किया गया. ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय को निकाल दिया, बंद कर दिया गया. ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी को भी बंद कर दिया गया. गवर्नर जनरल को पावर दिया गया था वीटो या एसेंट और वीटो टू द बिल. सिविल सर्विस के अपॉइंटमेंट बंद कर गए. एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंडिया वाज अ सोवरेन स्टेट. प्रोविजन फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अभी इंडिया चलेगा. ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट्स इधर टू ज्वाइन और रिमेन इंडिपेंडेंट. तुम प्रिंसली स्टेट्स को बोला कि आपको चाहिए तो आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, या आप इंडिपेंडेंट भी हो सकते हो, आप पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते हो. एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज सॉवरेन बॉडी टू फ्रेम एंड अडॉप्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे आएंगे. एम.एन. रॉय जी ने बोला था 1934 में. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसको डिमांड किया था 1935 में. एक्सेप्ट किया गया था ये डिमांड 1940 में कि हम तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने देंगे. क्रिप्स मिशन रिजेक्ट किया था उसके पहले, उसके बाद में, क्योंकि वो ये कर रहा था. क्रिप्स मिशन
ये जो टेरिटोरियल एम्बिशंस थे मुस्लिम लीग के उसको ये कर दिया गया। कैबिनेट मिशन प्लान्स दोनों ने एक्सेप्ट किया, दोनों पार्टीज़ में। पहली मीटिंग बैठी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 1946 में दिसंबर 9 को। मुस्लिम लीग ने उसको बॉयकॉट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूट विद 2 बॉडीज़, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ जो जी.वी. मालवनकर जी देख रहे थे, और कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी जो राजेंद्र प्रसाद जी देख रहे थे। मालवनकर जी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की को चेयर कर रहे थे, और राजेंद्र प्रसाद जी ऑर्डिनरी लॉज को। ठीक है, चला 26 नवंबर 1949 तक। 11 सेशंस, 2 years 11 months and 18 days। फाइनल सेशन टुक प्लेस ऑन 24 जनवरी 1953, मतलब रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले। ठीक है, कंटिन्यूड एज प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1951 52। इंपॉर्टेंट पर्सन्स कौन थे? टेम्पररी प्रेसिडेंट सचिदानंद सिन्हा, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर B.N. राव। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन कैसा था? 389 स्ट्रेंथ थी असेंबली की। 296 ब्रिटिश इंडिया के थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स के थे। 296 में से 292 प्रोविंसेस थे, और 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस के थे। सीट्स कैसे अलॉट किए थे? इन प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। Representatives of the princely states were nominated by the respective heads of the princely states. Seats were decided among 3 principal communities. 3 principal communities में सीट्स डिवाइडेड थे। कौन सी थी? जनरल, मुस्लिम्स और सिख। जनरल में सारे आते हैं मुस्लिम और सिख को छोड़ के। कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेजर कमेटी और माइनर कमेटी थी। मेजर कमेटी कौन सी थी? यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी सरदार पटेल, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी J.P. कृपलानी, माइनॉरिटीज सब कमेटी H.C. मुखर्जी। और माइनर कमेटीज कौन सी थी? कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली G.V. मालवनकर। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी K.M. मुंशी। हाउस कमिटीज पट्टाभाई सीतारामैया, फ्लैग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस पट्टाभाई सीतारामैया। And that's how we end our pre-constitutional history. And next lecture से हम चालू करेंगे हमारा constitution, and it is going to be an amazing lecture ahead. भाई लोग, आपको कुछ भी अगर पसंद नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज़ें मेरी ऐसी कोई लग रही है जो मैं चेंज करना आपको चाहिए मैं चेंज करूँ, तो आप मुझे बताइए। बट ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द सब्सक्रिप्शन बटन, it's for free, and put the bell notification on so that you can get the updates of my lecture. आपको मेरे लेक्चर के अपडेट्स सारे मिल जाएंगे। ठीक है, that's all, thank you.